आज हम लोग एक ऐसे समय पर मिल रहे हैं जब हमारे पार्टी के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी हमारे बीच नहीं रहे। हमें लगता है ये पहले बार है हमारे पूरे पार्टी के इतिहास में जब एक ऐसे पद को संभाल रहे हमारे महासचिव की इस प्रकार आकस्मिक मृत्यु हो जाए। और पार्टी का जो नुकसान हुआ, संघर्षों का जो नुकसान हुआ और उनका अभाव और खाई जो पैदा हुआ है, हम लोग रोज इसको महसूस करते हैं। कॉमरेड सीताराम येचुरी के न रहने से हमारे सबके ऊपर जो एक और जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अप्रैल महीने में तमाम राज्य के सम्मेलनों के बाद हमारे पार्टी का 24वें हमारा पार्टी सम्मेलन होगा, राष्ट्रीय सम्मेलन होगा मदुरई में। और इस पूरी प्रक्रिया की प्लानिंग में कॉमरेड सीताराम येचुरी ने जो योगदान दी है, जिसके कारण आज हम लोग उस टास्क को आत्मविश्वास के साथ पूरा करने के लिए हिम्मत रख रहे हैं। इस बीच में हमारे और भी बहुत नेता हमें छोड़कर गए। हमारे कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य और बहुत प्रदेशों के ऐसे नेता हमारे बीच नहीं रहे जिन्होंने हमारे पार्टी के लिए, वामपंथ आंदोलन के लिए और इस देश को बचाने की लड़ाई में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। हम आज सबको और आपकी तरफ से उन सबको हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। यहाँ इस झारखंड में 2 साल भी शायद नहीं हुए, हमारे नौजवान जुझारू नेता कॉमरेड सुभाष मुंडा की निर्मम हत्या की गई। और हत्या इसलिए की गई क्योंकि आदिवासियों की जमीन की जो लूट का एक प्रक्रिया है, उसको रोकने के लिए आदिवासियों के नाम आदिवासी की जमीन रहे, उस संघर्ष में उनकी हिस्सेदारी के कारण वो निर्मम हत्या हुई है। लेकिन हमें गर्व है कि जो हत्यारे थे और उनके पीछे जो शक्तियां हैं, जो सोचे कि सुभाष मुंडा की हत्या के बाद उस पूरे रांची क्षेत्र में लाल झंडा समाप्त हो जाएगा, उसका विपरीत हुआ, उल्टा हुआ। और वहां और मजबूती के साथ आप सब ने, नौजवानों ने, और मुझे गर्व है इस बात से कि सुभाष मुंडा के अपने परिवारजनों ने और उनकी जीवन साथी कीर्ति ने उस झंडा को उठाकर उन दुश्मनों को जवाब दिया कि सुभाष मुंडा की हत्या हुई, लेकिन लाल झंडा को कोई भी रोक नहीं सकता है। ये सब संदर्भ है इस सम्मेलन का। हमें इस बात पर भी गर्व है कि पिछले 3 सालों में तमाम विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए झारखंड में हमारी सीपीआईएम की राज्य कमेटी के नेतृत्व में बहुत अहम संघर्ष लड़े गए और बहुत नए इलाके में हमारा ये पार्टी का झंडा को ले जाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। मैं आप सबको बधाई देती हूँ कॉमरेड्स, आपने इस बात को साबित कर लिया है कि हाँ, असूलों के आधार पर
सिद्धांतों के आधार पर, पैसे के बल पर नहीं, निजी स्वार्थ के बल पर नहीं, लेकिन समाज के परिवर्तन के लिए आज भी ऐसे कार्यकर्ता है जो जान को जोखिम में डालकर भी इस लाल झंडे के लिए, इस सामाजिक परिवर्तन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये 3 साल में आपने अपने बहुत सारे अहम संघर्षों के आधार पर आपने साबित किया है। मैं आप सबका इसके लिए बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। हमारा ये सम्मेलन उस अहम प्रक्रिया का हिस्सा है जो केवल कम्युनिस्ट दलों का ही होता है, और वो है एक जनवादी प्रक्रिया। पार्टी की समझ, पार्टी की कार्यनीति, पार्टी की राजनीतिक फोकस, ये कहां से तय होता है कम्युनिस्ट पार्टी में? एक कम्युनिस्ट पार्टी में जहां केंद्र कमेटी पूरे देश की राजनीति को लेकर एक लाइन तय करती है, उस लाइन के संबंध में हर पार्टी की कार्यकर्ता, हर पार्टी के सदस्य का एक अधिकार होता है कि उस पर वो विचार करे, विश्लेषण करे, अपनी राय दे, अपना आलोचना रखे, और उसके आधार पर ब्रांच इकाई से लेकर केंद्र कमेटी तक वो लाइन तय होती है। हर स्तर पर हमारी ये पार्टी है, ये कम्युनिस्ट परंपरा, ये कम्युनिस्ट की संगठनात्मक आधार है। यहां कोई हाईकमांड वाली पार्टी नहीं है, या यहां कोई वो दल नहीं है जो किसी और दल की फ्रंट के रूप में काम करे। हम मिस कॉल वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी के हर स्तर का चुनाव होता है, ब्रांच इकाई की सचिव से लेकर केंद्र कमेटी की सदस्यों तक चुनाव के आधार पर, हर एक की मत और राय के आधार पर, एक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ये सीपीएम, ये पार्टी चलती है। और उसी प्रक्रिया में आज झारखंड में आपने ब्रांच इकाई से लेकर लोकल कमेटी की, जिला कमेटियों की और अभी राज्य कमेटी की इस सम्मेलन में आप लोग पहुंचे हैं। आप याद रखेंगे जब आप बहस करेंगे कि आप अकेले डेलीगेट नहीं, आप झारखंड की 5000 से अधिक जो सीपीएम की सदस्य हैं, उनकी प्रतिनिधित्व आप यहाँ इस सम्मेलन में कर रहे हैं। ये एक गर्व की बात है। उसके लिए भी जो डेलीगेट्स यहाँ चुन के आए हैं, मैं उनको भी बधाई देती हूँ। साथियों, आज जिन राजनीतिक परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट है कि आज केवल केंद्र सरकार के खिलाफ बात नहीं है। आज हमारे देश का जो हमारे आजादी के संघर्षों से और उस सपनों से जो एक धर्मनिरपेक्ष जनवादी देश का एक ब्लूप्रिंट बना था, संविधान में जिसने रेखांकित की है, आज उस देश का चरित्र को बदलने के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि उसी संसदीय प्रणाली के आधार पर शक्ति लेकर आज केंद्र सरकार में ऐसे शक्तियां बैठे हैं जो इस देश के संविधान को मानते नहीं। मैं आज आपके सामने इस सवाल को रखना चाहती हूं। हमारे देश की संविधान पर उसकी प्रियम्बल में लिखा है, हम भारत के देशवासी, हम
सब हम, चाहे हम किसी भी जाति या किसी भी धर्म में विश्वास करते हैं, हम, ये हमारा देश के संविधान का आधार है। हम भारतवासी के लोग, तो ये संविधान पर शपथ लेते हैं। कोई भी सरकार के मंत्री बने, प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्री इस संविधान पर शपथ लेते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज जो सरकार में बैठे लोग हैं वो एक और भी शपथ लेते हैं, क्योंकि जो भी बैठे आज कैबिनेट में वो सब आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, आरएसएस के सदस्य रहे हैं। आरएसएस का एक शपथ है और वो शपथ ये सब ले चुके हैं। और वो शपथ में क्या लिखा है आप लोग पढ़ लेंगे, आप नेट में खोज कर देख लीजिए आरएसएस का शपथ क्या है, पढ़ लीजिए। वो शपथ में हम भारतवासी के शब्द नहीं है, उस शपथ में है हम आरएसएस की आज ये शपथ लेते हैं कि हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदू देश के लिए हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो दो शपथ लिए हैं। एक शपथ है संविधान पर शपथ, एक शपथ है आरएसएस की ओथ। प्रधानमंत्री जी दोनों शपथ ले चुके हैं। आज अगर हम उनसे पूछे, मोदी जी बताइए, अमित शाह बताइए, आप कौन सी शपथ पर काम कर रहे हैं? आपके लिए कौन सा शपथ ऊंचा है, भारत की संविधान या आरएसएस की बात? दोनों में मतभेद है। आप दोनों के प्रति वफादार नहीं हो सकते हैं, एक के प्रति आप वफादार हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में सीधा सीधा टक्कर है। तो जवाब क्या आएगा? जवाब आ रहा है उस बुलडोजर से, उस बुलडोजर से जो हमारी देश की बहु संस्कृतियों की, जो हमारा देश है, डाइवर्सिटी का जो हमारा देश है, अलग भाषाएं, अलग संस्कृति, अलग रहन सहन, अलग कपड़े, अलग भाषा, वो सबको बुलडोज करके वन नेशन के नाम पर वो मनुवादी सोच आधारित हिंदुत्व की मॉडल को इस भारत पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। उसके तीन पहलू है। एक, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, माइनॉरिटीज के अधिकारों के खिलाफ उनका बुलडोजर चल रहा है। आप सबके सामने मिसाल है, हम जान रहे हैं कि किस तरह इस देश के कानूनों को बदलने का प्रयास करके एक विशेष माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, माइनॉरिटी है। संविधान का पूरा अधिकार है, लेकिन बदल रहे हैं और टारगेटेड है। आप कभी सोच सकते हो कि आदिवासियों के बीच भूत डालकर कौन सा आरएसएस का जनजाति सुरक्षा मंच बना है? इसी झारखंड के अंदर प्रयास कितना किया उन्होंने कि ईसाई में जो विश्वास करने वाले आदिवासी हैं उन पर उंगली उठाकर कहा तुम आदिवासी हो ही नहीं। अरे इस देश की संविधान है, इस देश के कानून है, 1950 का ऑर्डर है। कोई अधिकार नहीं है इनका कि आदिवासी का एथनिसिटी को धर्म के साथ जोड़कर वो कौन होते हैं, और जो जमीन उनको, वो कहते हैं हम जमीन लेंगे, और वो जमीन हम जानते हैं किसको वो देना चाहते हैं। वो रिजर्वेशन जो आज आदिवासियों के है वो छीन कर, उसको कम करके, ईसाइयों को टारगेट करके, वो रिजर्वेशन की संख्या को कम करके गैर आदिवासियों का भर्ती करना चाहते हैं। हम जानते हैं, इसका हम विरोध करते हैं साथियों।
ये सीपीएम है, ये लाल झंडा है, हम इसका विरोध करते हैं। वो कौन सा तरीका है कि आज इस चुनाव में हम लोगों ने जो देखा, घुसपैठियों के नाम पूरा चुनाव चल गया, पूरा चुनाव चला घुसपैठियों के नाम। घुसपैठे आ गए, एक तरफ आदिवासियों के बीच फूट डाल रहे हो, दूसरी तरफ तुम ये कहना चाहते हो कि मुस्लिम माइनॉरिटी आदिवासियों की जमीन को छीन रहे हो। झूठ। कौन नहीं जानता, यहाँ सरदार परगना के सारे साथी इकट्ठे यहाँ हुए, राजमहल प्रोजेक्ट का पूरा जमीन है, वो जमीन को कौन ले रहा है? 5वां शेड्यूल है, हजारों की हेक्टेयर छीने जा रहे हैं, हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। किसके लिए? कॉर्पोरेट्स के लिए। जमीन छीना जा रहा है आदिवासियों का कॉर्पोरेट के लिए। पूरा कोयला खदानों का प्राइवेटाइजेशन करके वो दे रहे हैं। या हमारे गोड्डा के साथी बैठे हैं, ये सब जानते हैं। हमारे ईसीएल के साथी यहाँ आए हैं, वो सब जानते हैं किस तरह आदिवासियों की जमीन को छीनकर कॉर्पोरेट्स को दिया जा रहा है। उसको छिपाने के लिए उन्होंने घुसपैठियों का नाम लिया है। मिला क्या? कहाँ है घुसपैठी? बताओ। अभी पार्लियामेंट में जब पूछा गया तो बोले हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। अरे आंकड़े सब हैं, तुम आंकड़े को छुपाना चाहते हो, क्योंकि जहां तुम 5 करोड़ की संख्या की बात कर रहे हो, तुम पार्लियामेंट में बोल रहे हो हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है, क्योंकि तुम झूठ के आधार पर करना चाहते हो, तुम भ्रम पैदा करके करना चाहते हो। अभी दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, ये दिल्ली की पुलिस अमित शाह के अंडर है, आज तक कुछ किया नहीं। अभी अचानक दिल्ली के चुनाव के पहले जो झारखंड की जनता ने ऐसे थप्पड़ लगाया, अभी भी सबक नहीं सीखे वो। दिल्ली के अंदर भी अभी ये लोग घुसपैठी के नाम लेना चाह रहे हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उनका संविधान का गवर्नर हिसाब से नहीं, ये बीजेपी आरएसएस का गवर्नर के हिसाब से जो काम कर रहे दिल्ली में, उन्होंने ऑर्डर दिया 10 दिसंबर को, क्योंकि चुनाव फरवरी में होने वाले हैं, कि घुसपैठी को ढूंढो। मेरे प्रिय साथियों, बस्ती बस्ती में जाकर, सबसे गरीबों की बस्ती, उसका तो वो कोई सुधार नहीं करेंगे। घर घर जाकर उन्होंने गरीबों को तंग किया, आतंकित किया, धमकी दी। लेकिन सब कुछ के बावजूद 10 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक घुसपैठी 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 का नाम ले रहे हैं। कुल मिलाकर कितने बांग्लादेशी उनको मिले? कुल मिलाकर 30। और वो भी कौन? सबसे गरीब। तो ये गरीबों के खिलाफ बुलडोजर है मेरे प्रिय साथियों। कॉर्पोरेट्स के पक्ष का ये लेबर कोड सिर्फ नहीं, ये कॉर्पोरेट कोड के आधार पर इस देश का रिकॉर्ड बना लिया, जो सबसे असमान देश है पूरी दुनिया में। आज हमारा देश का रिकॉर्ड है सबसे असमान देश। इसके खिलाफ सीपीएम की लड़ाई, इसके खिलाफ वामपंथ की लड़ाई। हमने सोचा इंडिया प्लेटफॉर्म बनाकर हम इस मुख्य जो शक्ति है, जो संविधान का बुलडोज करे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। आज भी हम कहते हैं ऐसे मंच की जरूरत है, लेकिन उस मंच का बराबर का शक्ति सब जगह नहीं है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी का वहां प्रभुत्व है। तो जहां तक चुनाव के मुद्दे हैं, वहां उस विशेष प्रदेश की राजनीतिक शक्तियों का संतुलन के आधार पर वो तय हो सकता है कि उस प्रदेश में इंडिया प्लेटफॉर्म की नेतृत्व कैसे होगा, कौन करेगा। लेकिन इंडिया प्लेटफॉर्म एक मंच है, उसका कोई संगठनात्मक स्ट्रक्चर नहीं है, और ना हम चाहते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है
इस बीजेपी के खिलाफ, उस बुलडोजर के खिलाफ हम कैसे अपने लड़ाई को तेज कर सकते हैं। अब दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ आप, वो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों इंडिया के हैं। तो हमने दिल्ली में ये तय किया है, जो बीजेपी के खिलाफ मजबूती के साथ बीजेपी को हरा सकते हैं, सीपीएम और अन्य वाम दल ने तय किया है दिल्ली में, हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर बीजेपी को हमें जनता से अलग थलग करना है, अगर विचारधारा के रूप में और राजनीति के रूप में अगर हमें बीजेपी को कमजोर करना है साथियों, उसका एकमात्र रास्ता है अपनी पार्टी को मजबूत करो। अगर लाल झंडा मजबूत होगा, अगर सीपीएम मजबूत होगी, तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं होगा। हम जान रहे हैं न्यू लिबरल पॉलिसी के खिलाफ वर्ग संघर्ष के आधार पर, सामाजिक संघर्ष के आधार पर अगर लेफ्ट मजबूत होगी, और इस सम्मेलन में हम यह आह्वान करते हैं सीपीआईएम को मजबूत करो। अगर सीपीआईएम मजबूत होगी तो ये संघर्ष जो बीजेपी आरएसएस की बुलडोजर है, उसको रोकने के लिए निश्चित रूप पर हम सफल होंगे। इस सम्मेलन में आप लोग सब बहस करेंगे और उस बहस के आधार पर आने वाले दिनों में इस लाल झंडा को झारखंड की कोने कोने में पहुंचाएंगे और अन्य वाम दलों के साथ मिलकर बहस के आधार पर अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग राय हो सकते हैं, लेकिन आज ये वक्त की जरूरत है कि वाम दल मजबूती के साथ एकता बनाकर हम इस संघर्ष को यूनाइटेड तरीके से लड़ेंगे, जीतेंगे।